अगर तुमने कंपटीशन को एस्केप कर दिया तो तुम एक मोनोपोली बन जाओगे। पर एक मोनोपोली बनने का फायदा भी तभी है अगर तुम अपने बिजनेस को फ्यूचर में एंड्यूर कर सको। फ्यूचर में आने वाली सारी डिफिकल्टी, सारे पेन को सहते हुए तुम आगे बढ़ सको और आगे भी थ्राइव कर सको। एक बार कंपेयर करो न्यूयॉर्क टाइम्स की वैल्यू को और ट्विटर की वैल्यू को। इन दोनों ही कंपनीज में कुछ हजार लोग काम करते हैं और ये दोनों ही कंपनीज लोगों को न्यूज प्रोवाइड करती हैं। पर जब ट्विटर 2013 में पब्लिक हुई थी तब इसकी वैल्यू $24 बिलियन थी, जो कि टाइम्स की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन से 12 टाइम्स ज्यादा है। जबकि टाइम्स ने 2012 में $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर ने लॉस किया था। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ट्विटर को इतनी ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिली? वो क्या चीज है जिसकी वजह से ट्विटर को इतना ज्यादा प्रीमियम मिला? तो इसका आंसर है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो क्या होता है? वेल, इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बी इट अ मंथ, बी इट अ क्वार्टर और बी इट अ ईयर, एक बिजनेस में कितना टोटल कैश इनफ्लो होता है और टोटल कितना कैश आउटफ्लो होता है, यानी कि एक बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है माइनस कितना पैसा जा रहा है, एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड कैश फ्लो। अगर बाहर से पैसा ज्यादा आएगा तो इसे पॉजिटिव कैश फ्लो बोलेंगे, और अगर बिजनेस से पैसा बाहर ज्यादा जाएगा तो इसे नेगेटिव कैश फ्लो बोलेंगे। वेल, कैश फ्लो, ये आंसर अपने आप में बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि टाइम्स प्रॉफिटेबल था जबकि ट्विटर लॉस कर रहा था। बट बिजनेस वर्ल्ड की रियलिटी कुछ और है। एक बिजनेस को हम ग्रेट बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस तब कह सकते हैं जब अगर वो फ्यूचर में भी कैश फ्लोज जनरेट कर पाएगा। अ ग्रेट बिजनेस इज डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज इन द फ्यूचर। तो ट्विटर को इतनी ज्यादा वैल्यूएशन इसलिए मिली क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता था कि आने वाले एक दशक में, आने वाले एक डेकेड में ट्विटर मोनोपोली प्रॉफिट्स कमाने वाला है, जबकि आने वाले टाइम में सारे न्यूज़पेपर्स की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस टुडे इज द सम ऑफ ऑल द मनी इट विल मेक इन द फ्यूचर। अगर आज हम किसी बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें उन सारे प्रॉफिट्स, उन सारे रेवेन्यूज को सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो कि वो बिजनेस फ्यूचर में कमाएगा। अगर तुम्हें एक बिजनेस की प्रॉपरली वैल्यू निकालनी है तो फिर तुम्हें उस बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना पड़ेगा आज की वैल्यू के हिसाब से। क्योंकि अगर आज मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं तो उन पैसों की वैल्यू ज्यादा होगी अगर मैं वही सेम अमाउंट ऑफ मनी तुम्हें फ्यूचर में दूं। इसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लोस को कंपेयर करके हम लो ग्रोथ बिजनेसेस और हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। जितने भी लो ग्रोथ बिजनेसेस होते हैं, मतलब वे बिजनेसेस जो कि ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करेंगे, जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम है, उनकी ज्यादातर वैल्यू बस शॉर्ट टर्म में ही होती है। यानी कि फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि वे सेम ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे या फिर वे सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या फिर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे। एक न्यूज़पेपर जैसा ओल्ड इकोनॉमिक बिजनेस अपनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है अगर वो कहीं से गारंटी ला के दे दे, अगर वो अपने करंट कैश फ्लो को 5 से 6 साल तक मेंटेन कर सके। हालांकि कोई भी बिजनेस जिसके इतने ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हों या फिर कॉम्पिटिटर्स हों, उसके प्रॉफिट्स आने वाले टाइम में हमेशा कंपीट होते हैं, वे हमेशा घटते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स इस चीज के एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं। हो सकता है कि सक्सेसफुल नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कर रहे हो, पर आने वाले कुछ टाइम में जब नए रेस्टोरेंट्स, जब नए ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, तब कोई गारंटी नहीं है कि वे आज जितने कैश फ्लो, आज जितने प्रॉफिट्स कमाएंगे, जब कस्टमर्स नए और ट्रेंडी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। जबकि सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज इसकी बिल्कुल उल्टी ट्रैजेक्टरी फॉलो करती हैं। यानी कि जिस तरह ओल्ड इकोनॉमिक बिजनेसेस या फिर लो ग्रोथ बिजनेसेस ग्रोथ करते हैं, वहीं टेक्नोलॉजी कंपनीज बिल्कुल इसका उल्टा ग्रो करती हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज स्टार्ट होने के कुछ सालों में बहुत ज्यादा लॉस करती हैं, बहुत ज्यादा पैसे जलाती हैं। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड वैल्यूएबल थिंग्स एंड दैट मींस डिलेड रेवेन्यू। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को बिल्ड करने में टाइम लगता है और इसका मतलब होता है डिलेड रेवेन्यू। यानी कि भले ही आज तुम लॉस कर रहे हो, भले ही आज तुम पैसा जला रहे हो, पर फ्यूचर में तुम मोनोपोली प्रॉफिट्स कमाओगे, फ्यूचर में तुम बहुत पैसा कमाने वाले हो। ज्यादातर टेक कंपनीज की वैल्यू आने वाले 10-15 साल में दिखनी स्टार्ट होती है। मार्च 2001 तक पेपैल प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी, पर तब भी ये 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही थी। और पेपैल के को फाउंडर पीटर थिल ये बात कहते हैं कि जब 2001 में उन्होंने अपने बिजनेस को वैल्यू किया था, तब उन्होंने ये देखा कि पेपैल की ज्यादातर वैल्यू
10 साल बाद यानी 2011 में आनी स्टार्ट होगी, यानी कि 2011 में जो प्रॉफिट्स पेपैल जनरेट करेगी उन प्रॉफिट से उसकी वैल्यू आएगी। पीटर थिल यहाँ पे कहते हैं कि ये एस्टिमेशन लगाना बहुत ही मुश्किल था एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि हमने सिर्फ 27 महीने पहले ही स्टार्ट करी थी, पर उनका ये एस्टिमेशन भी अंडर एस्टिमेशन निकला। 2012 में भी पेपैल 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही थी। तो अगर 2012 के हिसाब से देखें तो पेपैल की ज्यादातर वैल्यू 10 साल बाद और 10 साल बाद यानी 2020 में आएगी। इसी चीज का एक और अच्छा एग्जांपल है लिंक्डइन की भी वैल्यू बहुत दूर फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। 2014 में लिंक्डइन का कैपिटलाइजेशन $24.5 बिलियन था। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि लिंक्डइन ने $1 बिलियन से भी कम रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि 2012 में लिंक्डइन की नेट इनकम सिर्फ $21.6 मिलियन थी। अगर तुम इन नंबर्स की तरफ देखोगे और वहीं कंपनी की वैल्यूएशंस को देखोगे तो फिर तुम ये सोचोगे कि इन्वेस्टर्स तो पागल हो गए हैं, इतनी ज्यादा वे कंपनी की वैल्यूएशन कैसे दे सकते हैं जब कोई कंपनी लॉस कर रही है। पर ये वैल्यूएशन जायज है, ये वैल्यूएशन सेंस बनाती है अगर तुम लिंक्डइन के या फिर और बाकी टेक कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लोज को देखो। तुम इन टेक कंपनीज के प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज को मेजर करो। फ्यूचर प्रॉफिट्स की इंपॉर्टेंस काउंटर इंट्यूटिव है इवन सिलिकॉन वैली में। अगर किसी कंपनी को वैल्यूएबल बनना है तो उसे ग्रो करना पड़ेगा और उसे एंड्योर करना पड़ेगा। एंड्योर करने का मतलब है कि उस कंपनी को आने वाले कई दशकों तक भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा और उसे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आने वाले 10 साल बाद भी उसी तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा होगा जिस तरह की वो आज कर रहा है। जबकि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका हमेशा ये एक्सक्यूज होता है कि ग्रोथ को मेजर करना आसान है, ड्यूरेबिलिटी को नहीं। ग्रोथ इज इजी टू मेजर बट ड्यूरेबिलिटी इजंट। और वे सारे एंटरप्रेन्योर्स और वे सारी कंपनीज जो कि इस शॉर्ट टर्म माइंडसेट से चलती हैं, जो इस शॉर्ट टर्म माइंडसेट से काम करती हैं, वे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने वीकली एक्टिव यूजर स्टैटिस्टिक्स को लेकर, मंथली रेवेन्यू टारगेट्स को लेकर और क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स को लेकर। हालांकि तुम इन सभी शॉर्ट टर्म मेजर्स में यानी कि वीकली या मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स में बहुत अच्छे नंबर्स दिखा सकते हो, बहुत अच्छे नंबर्स रेवेन्यूज प्रॉफिट्स ला सकते हो, पर अगर तुम हमेशा शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से चलोगे तो ऐसा जरूर हो सकता है कि तुम बहुत डीपली और फ्यूचर के बारे में देखना भूल जाओ या फिर तुम फ्यूचर को इग्नोर कर दो और फिर इससे तुम्हारे बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी खतरे में आ सकती है। यानी कि हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करे। अब इस चीज के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। हम यहाँ पर यूएस की कुछ स्टूडियो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। जिंगा और ग्रुपोन ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से ग्रो करा, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए लॉन्ग टर्म ग्रोथ से और उन्होंने लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस को इग्नोर कर दिया। इन दोनों ही कंपनीज में शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए पर ये रिपीट कस्टमर्स नहीं ला पाए। अगर तुम अपने बिजनेस में सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करते हो तो फिर तुम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो जो कि तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। विल दिस बिजनेस स्टिल बी अराउंड अ डेकेड फ्रॉम नाउ? क्या ये जो तुम्हारा बिजनेस है ये आने वाले 10-15 साल तक रहेगा? सिर्फ नंबर्स तुम्हें इस चीज का आंसर कभी नहीं दे सकते। इंस्टेड तुम्हें बहुत ही क्रिटिकली अपने बिजनेस के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना चाहिए। ये वे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वे फीचर्स हैं जो कि तुम्हारे बिजनेस को एक मोनोपोली बनाते हैं। इन फीचर्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।